हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेजर्स और रिफॉर्म्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। ठीक है, जैसे कि हम लोग कवर करेंगे सरफाइसी एक्ट के बारे में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इन टैकलिंग एनपीए फॉलोइंग मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द पास्ट। तो क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आए इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। 525 स्कीम इन द ईयर 2014, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग इन द ईयर 2015। तो ये सब स्कीम्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं करना है, बस आपको नाम पता होने चाहिए कि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा है एनपीए के रिगार्डिंग तो आप बता सकते हो कि ये स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लेके आई थी। ठीक है, 525 स्कीम, स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, और क्या स्कीम्स, एसेट क्वालिटी रिव्यू इन द ईयर 2015 एंड स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट इन द ईयर 2016। तो इतने स्कीम्स आने के बाद भी आप देखोगे कि एनपीए का प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ग्रॉस एनपीए जो है इंडिया में काफ़ी बढ़ गया। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ एनपीए आउट ऑफ द टोटल लोन दैट वाज इशूड बाय द बैंक। तो 2008 में 2.3% था, 2010 में 2.5%, 2012 में 2.9%, 2014 में 3.8%, 2016 में 7.5% तक पहुंच गया और 2017 में 9.3%। तो अब गवर्नमेंट को लगा, अब आरबीआई को लगा कि इतनी स्कीम्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब स्कीम्स को हम हटा देते। तो आरबीआई ने सारे स्कीम्स को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो आरबीआई ने इशू किया Prudential Framework by RBI for Resolution of Stressed Asset, issued by RBI in the year 2019, Harmonized Framework for Resolution of Stressed Asset. It suspends all the earlier resolution schemes like S4A, SDR, 525, etc. तो RBI ने ये सारे स्कीम्स को सस्पेंड कर दिया। देखो, अब हम लोग देखते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में, सरफाइसी एक्ट के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया बाय पासिंग रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट ऑफ 1993। ठीक है, ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू हैंडल द इंसॉल्वेंसी केसेस ऑफ रिटेल बोरोअर। इसका मतलब क्या है, देखो, एक होता है रिटेल बोरोअर और एक होता है कॉरपोरेट बोरोअर। जैसे कि मैं आप, अगर हम लोग बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो हम लोग रिटेल बोरोअर है। एक होता है कॉरपोरेट बोरोअर, जब बैंक कोई कंपनी को लोन दे रही है तो वो कंपनी जो है वो कॉरपोरेट बोरोअर। सपोज मैंने बैंक से कार लोन लिया, ठीक, और मैं अगर बैंक का लोन रीपे नहीं कर पा रही हूँ, इन दैट केस बैंक हैज़ द पावर टू फाइल केस अगेंस्ट मी अंडर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर कोई कॉर्पोरेट बोरोअर, अगर कोई कंपनी है जो बैंक का लोन रीपे नहीं कर पा रही है, उस केस में बैंक जो है कहाँ पे केस फाइल करेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ठीक है, सो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यूज टू हैंडल द केसेस ऑफ रिटेल बोरोअर और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल हैंडल द इंसॉल्वेंसी केसेस ऑफ कॉर्पोरेट बोरोअर। Section 3 of RDD-BFI Act empowers the central government to establish debt recovery tribunal. Appeals against order passed by debt recovery tribunal lie before debt recovery appellate tribunal. अब गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश तो कर दिया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये सोच के कि एनपीए का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के साथ। सबसे पहला, केसेस सॉल्व होने में बहुत टाइम लगता था। ऐसा बोला जाता है कि एक केस को सॉल्व करने में अराउंड 4 years लग जाता था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को। क्यों? क्योंकि जजेस ही नहीं थे उतने। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बड़ा इशू था कि बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग रह जाते थे। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इशू विद डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखो क्या क्या कंसर्न्स थे। द नंबर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज नॉट सफिशिएंट गिवन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस। द टाइम टेकन बाय डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इन सेटलिंग केसेस वॉज टू लॉन्ग, बहुत टाइम लग जाता था। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर नॉट एबल टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू लार्ज बोरोअर। एट टाइम्स द टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हैज़ नॉट बीन मेड। तो ये सारे इश्यूज थे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के साथ। फिर गवर्नमेंट लेके आती है सरफाइसी एक्ट इन द ईयर 2002। सरफाइसी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसमें क्या होता है, देखो,
ये जो सरफाइजी एक्ट है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। मतलब सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और मैं कोई एसेट प्लेज करके अगर बैंक से लोन ले रही हूँ, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया और मैं जो है अपना कार गिरवी रखा के बैंक से लोन ले रही हूँ, तो वो होता है सिक्योर्ड लोन। जब मैं कोई चीज़ गिरवी नहीं रखा के अगर लोन ले रही हूँ वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। यहाँ पे मैं अपना कार गिरवी रखा के बैंक से लोन ले रही हूँ, तो उस केस में ही सरफाइजी एक्ट एप्लीकेबल है। जहाँ पे कोई एसेट प्लेज किया जा रहा है, बैंक को कोई गारंटी मिल रही है, वो होता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो देखो सरफाइजी एक्ट में क्या होता है, सपोज मैंने बैंक से लोन लिया और मैं अगर बैंक का लोन रीपे नहीं कर पा रही हूँ तो बैंक मुझे नोटिस भेजेगा। बैंक शुड गिव नोटिस टू द डिफॉल्टिंग बोरोअर आस्किंग टू रीपे द अमाउंट विद इन 60 डेज। बैंक मुझे बोलेगा कि आपके पास 60 डेज है, आप जो है लोन रीपे करो। अगर मैं लोन रीपे नहीं करूँगी तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरा जो एसेट है, जैसे मैंने कार प्लेज किया था और मैंने लोन में पैसा लिया था, तो बैंक मेरे कार को बेच देगा इन ऑर्डर टू रिकवर दी लोन अमाउंट, ठीक है। और जब बैंक मेरे कार को बेच रहा है लोन का पैसा रिकवर करने के लिए, उस केस में बैंक को कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अंडर सरफाइजी एक्ट। सो बैंक हैज़ द पावर टू सेल माई कोलैटरल विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट अंडर सरफाइजी एक्ट। तो देखो, to expedite recovery of loans and bring down the NPA level of the Indian banking and financial sector, the Government of India in the year 2002 made a new law called Sarfaisi Act. Bank should give notice to the defaulting borrower asking to repay the amount within 60 days. If the debtor does not comply, the bank can resort to one of the three following measures. Take the possession of the loan security. बैंक मेरे कार को सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा, अपने पोजीशन में ले लेगा, उसको बेच सकता है, सेल और लीज और असाइन द राइट ओवर द सिक्योरिटी, मैनेज द एसेट और अपॉइंट समवन टू मैनेज द सेम। Sarfaisi Act is law that allows Indian banks and financial institutions to sell or auction the assets or properties of credit defaulters without any intervention from the court। तो कोर्ट के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Sarfaisi Act is effective only for secured loans where banks can enforce the underlying security. In such cases, court intervention is not necessary unless the security is invalid or fraudulent. However, if the asset in question is unsecured asset, the bank would have to move to the court to file a civil case against the defaulter। ठीक है, सरफाइजी एक्ट आपको पता चल गया। एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सरफाइजी अटैचमेंट। तो जब आप कोई एसेट को प्लेज कर रहे हो तो सरफाइजी एक्ट में आप एग्रीकल्चर लैंड को प्लेज नहीं कर सकते हो। The Sarfaisi Act also provides for the sale of financial asset by bank and financial institution to asset reconstruction company। तो जो asset है वो बैंक asset reconstruction company को बेच सकता है। जैसे मैंने कार प्लेज किया तो बैंक को अगर लोन का पैसा रिकवर करना है तो बैंक ये जो कार है ये बेच सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ये बैंक से उनके बैड एसेट्स को खरीदती है। ठीक है, जैसे कि रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कोऑपरेटिव बैंक एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट लॉ और मल्टी स्टेट लेवल सोसाइटी कम अंडर द एम्बिट ऑफ सरफाइजी एक्ट। सो कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसी, किस तरह की एनबीएफसी? एनबीएफसी विथ एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ और मोर आर एलिजिबल एनबीएफसी दैट आर कवर्ड अंडर सरफाइजी एक्ट। सो बोथ कोऑपरेटिव बैंक एंड एनबीएफसी विथ एसेट साइज ऑफ more than 100 crore or more will come under the ambit of सरफाइजी एक्ट। ठीक है, तो सरफाइजी एक्ट आपको पता चल गया। सबसे पहले आपको 60 डेज दिया जाएगा। अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे, बैंक हैज द पावर टू सेल योर कोलैटरल, टू सेल द एसेट in order to recover the loan amount without taking the permission from the court. It is applicable only in case of secured loan. Bank has the power to sell the asset to asset reconstruction company। ठीक, both cooperative bank and NBFC with asset size of 100 crore or more will come under the ambit of Sarfaisi Act। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी परचेज बैड एसेट्स और एनपीए फ्रॉम द बैंक्स एट अ नेगोशिएबल प्राइस एंड हेल्प्स बैंक टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखो, RBI introduced the prompt corrective action framework in the year 2002 and then it was revised in the year 2017। इसमें क्या होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में?
आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को अपने निगरानी में रखती है, मतलब उनके परफॉर्मेंस को देखती है, उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। जैसे कि आरबीआई देखेगी कि बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, बैंक का एनपीए कितना है, बैंक का रिटर्न ऑन एसेट कितना है, लेवरेज रेशियो कितना है। सपोज कोई बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सपोज 8% 9% एनपीए हो गया, उस केस में आरबीआई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट बैंक अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या एक्शन ले सकती है आरबीआई? आरबीआई बोल सकती है भाई आप इस साल डिविडेंड मत दो, या आप ये पर्टिकुलर जगह में अपने ब्रांचेस मत खोलो, या आप इस सेक्टर में इस साल लोन मत प्रोवाइड करो। तो ये सब एक्शन आरबीआई ले सकती है अगेंस्ट सर्टेन कमर्शियल बैंक। तो देखो, prompt corrective action is a framework under which banks with weak financial metrics are put under watch by Reserve Bank of India. RBI's prompt corrective action framework is a set of guidelines for banks that are weak in terms of identified indicators including poor asset quality, insufficient capital and insufficient profit or losses. It aims to check the problem of non-performing asset in the Indian banking sector. PCA applicable only to commercial bank and not to cooperative banks and NBFC. तो ये जो prompt corrective action है, it is applicable only in case of commercial bank, not to cooperative bank and NBFC. तो 4R strategy, ये क्या होता है? देखो, इसका जिक्र किया गया था इन द इकोनॉमिक सर्वे इन द ईयर 2015-16। फुल फॉर्म क्या है? रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन एंड रिफॉर्म। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? सपोज मैंने बैंक से लोन लिया और मैं लोन रीपे नहीं कर रही हूँ। सपोज मेरा ड्यू डेट है जनवरी 2, ठीक है, ड्यू डेट से 90 दिन पार हो गए, अभी तक मैंने लोन रीपे नहीं किया, तो बैंक को ये लोन अकाउंट को रिकॉग्नाइज करना है और उसको एनपीए में डालना है। सपोज 2-3 दिन ही पार हुए ड्यू डेट से, तो आप उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालो, मतलब आप उसको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। रिकैपिटलाइजेशन मतलब आप अलग से थोड़ा बहुत कैपिटल मेंटेन करो इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द फ्यूचर लॉसेस। रेजोल्यूशन मतलब कि जैसे मैंने कार गिरवी रखा के अगर बैंक से लोन लिया, अगर बैंक को लगता है कि ये जो लोन का पैसा है रिकवर ही नहीं होगा, तो आप जैसे भी करके रिकवर करो, आप मेरे कार को बेच दो इन ऑर्डर टू रिकवर द लोन अमाउंट, ठीक है। देखो, रेजोल्यूशन, द अंडरलाइंग स्ट्रेस्ड एसेट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट बी सोल्ड और रिहैबिलिटेटेड। फिर रिफॉर्म मस्ट बी टेकन बाय गवर्नमेंट और आरबीआई इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। तो ये है 4R स्ट्रैटेजी। तो ये 4R स्ट्रैटेजी की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है? हाँ, हुआ है। मोदी गवर्नमेंट 4R स्ट्रैटेजी टू रिजॉल्व एनपीए क्राइसिस शोज रिजल्ट, बैड डेट रिड्यूसेस बाय 89,189 करोड़। तो अब हम लोग करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये लॉ आया 2016 में, ठीक है। इस लॉ में हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है इन ऑर्डर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। सपोज बैंक ने लोन प्रोवाइड किया रिटेल बोरोवर को, ठीक है, और अगर ये रिटेल बोरोवर बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाए, तो बैंक कहाँ जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट बोरोवर बैंक का लोन रीपे नहीं कर रही है, तो बैंक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब हम लोग जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे वो कॉर्पोरेट बोरोवर के लिए देखेंगे, कंपनीज के लिए देखेंगे, वो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो किया जाता है अंडर आईबीसी कोड फॉर कॉर्पोरेट बोरोवर? तो देखो, मैंने आपको बताया कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है बैंक का, अगर बैंक ने लोन प्रोवाइड किया कंपनी को, कंपनी लोन अगर रीपे नहीं कर पाई, बैंक हैज़ द पावर टू फाइल एप्लीकेशन अगेंस्ट द कॉर्पोरेट बोरोवर अंडर एनसीएलटी। अब पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ये एनसीएलटी के पास 14 दिन रहते हैं ईदर टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। अगर एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन को, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होते हैं, ये पूरे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को हैंडल करते हैं। दे आर दी एक्सपर्ट्स इन हैंडलिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में किस तरह के क्रेडिटर रहेंगे? देखो, 2 तरह के क्रेडिटर होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर।
दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की, सपोज मेरी एक कंपनी है, अगर मेरी कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो बैंक जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है। अगर मेरी कंपनी, सपोज मेरी कंपनी पेन बना रही है, ठीक है, अब पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल, सपोज मुझे प्लास्टिक चाहिए, तो मैं सप्लायर से प्लास्टिक लूँगी। अगर मैंने उधार में सप्लायर से प्लास्टिक लिया तो सप्लायर मेरे लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में जैसे कि सप्लायर, तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अपॉइंट कर दिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगी। क्या करेगी? एक रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगी। रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगी मतलब ये डिसाइड करेगी कि हमें कंपनी के साथ करना क्या है। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ कंसल्ट करेगी और डिसाइड करेगी कि हमें कंपनी को रिवाइव करना है या हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिवाइव करना मतलब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ये चाहेगी कि कंपनी को हम लिक्विडेट, मतलब हम कंपनी को बंद नहीं करें, हम एक कोई नया जो है बायर ढूंढ ले मार्केट में जो कि कंपनी को खरीद लेगा। मतलब कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी के जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, वो लोग अपना जॉब नहीं खोएंगे, ठीक। कंपनी वैसे ही चलती रहेगी, बस जो ओनर है वो चेंज हो जा रहा है, उसको बोलते हैं रिवाइवल ऑफ कंपनी। फाइंडिंग अ न्यू बायर इन द मार्केट एंड सेलिंग द कंपनी, वो होता है रिवाइव। लिक्विडेट मतलब कंपनी को बंद कर देना। सपोज कंपनी का जो लैंड है उसको बेच देना, कंपनी में फैक्ट्री में जो मशीन है उसको बेच देना, मतलब जो वर्कर्स है वो भी अपने जो है जॉब्स खो देंगे, मतलब कंपनी बंद हो जा रही है, वो होता है लिक्विडेशन। तो ये डिसाइड किया जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल द्वारा बाय कंसल्टिंग द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कि हमें कंपनी को रिवाइव करना है, क्या हमें नया बायर को ढूंढना है और कंपनी को बेचना है, या हमें कंपनी को बंद करना है, हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है, जो भी मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में जो भी डिसीजन लिया जाएगा इनके द्वारा, जो मेजॉरिटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सपोज अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डिसाइड किया कि हमें कंपनी को लिक्विडेट करना है तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर का जो भी डिसीजन है ये एनसीएलटी को कन्वे करेगी, ठीक है। अल्टीमेटली एनसीएलटी विल पास एन ऑर्डर गिविंग इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो देखो क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज एन इंडियन लॉ विच क्रिएट्स अ कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क। तो पहले आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लॉज थे, जैसे कि सरफाइजी एक्ट था, फिर इतनी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फ्रेगमेंटेड फ्रेमवर्क टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, लेट्स हैव अ सिंगल फ्रेमवर्क, लेट्स हैव अ कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क। इसीलिए आया आईबीसी कोड दैट गवर्न्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फॉर कंपनीज, पार्टनरशिप्स, फर्म्स and individuals. The code offers a uniform, comprehensive insolvency legislation encompassing all companies, partnerships, and individuals. The code creates a new institutional framework consisting of a regulator, the insolvency professional, information utility, and adjudicating authority that will facilitate a formal and time-bound insolvency resolution process and liquidation. देखो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, ये पूरा प्रोसेस 330 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने दिन में? 330 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। पहले बोला जाता था कि 180 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि 180 डेज कम है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको और 90 दिन देते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं 90 दिन में भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, 270 डेज में भी कुछ नहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला और 60 डेज हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो प्रेजेंटली 330 डेज है, ठीक है, 330 डेज है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस। तो देखो insolvency is a situation where individuals or companies are unable to repay their outstanding debt. Bankruptcy क्या होता है? Bankruptcy is a situation whereby a court has declared, अगर यही चीज़ कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये कंपनी या ये आदमी जो है इसका
लोन रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है, अगर यही चीज़ कोर्ट डिक्लेयर कर दे तो उसको बोलते हैं बैंक्रप्सी. A person or other entity insolvent having passed appropriate orders to resolve it. The term insolvency is used for both individuals and organization. For individual it is known as bankruptcy and for corporate it is called as corporate insolvency. अब देखो क्या क्या इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश की गई अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सबसे पहला इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI. It will regulate the whole insolvency process to oversee the insolvency proceedings in the country and regulate the entities registered under it. Insolvency professional, मैंने आपको बताया, the insolvency process will be managed by the licensed professional. ये पूरे process को manage करेंगे. This insolvency professional will also control the assets of the debtor during the insolvency process. फिर है information utility. देखो ये insolvency professional क्या करते हैं ना, ये information utility से क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं. किसका? कॉर्पोरेट बोरोवर का. ठीक है, क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट बोरोवर. collect, collate and authenticate and disseminate financial information to be used in insolvency, liquidation and bankruptcy proceedings. फिर adjudicating authority कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है. The code proposes two separate tribunal to oversee the process of insolvency resolution for individuals and companies. National Company Law Tribunal for companies and Debt Recovery Tribunal for individuals. What are the salient features of insolvency and bankruptcy code? The adjudicating authority is National Company Law Tribunal for companies and limited liability partnership and Debt Recovery Tribunal for individuals and partnerships firm. Under insolvency and bankruptcy code, either the creditor or the loaner can initiate the insolvency proceeding. तो दोनों में से कोई भी, creditor या फिर debtor, दोनों में से कोई भी insolvency proceeding को initiate कर सकता है, मतलब कि application file कर सकता है. It is done by submitting plea to the adjudicating authority, that is National Company Law Tribunal or Debt Recovery Tribunal. It has the power to either approve or reject the resolution plan, ठीक है, to revive the debtor or to proceed to liquidate the debtor. If the adjudicating authority accept, अगर adjudicating authority ने application को accept कर लिया, तब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और IP इज अपॉइंटेड. द कमिटी ऑफ क्रेडिटर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंक्लूड्स ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर, होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है ये अपॉइंट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, विल अपॉइंट एंड सुपरवाइज द इंसॉल्वेंसी professional. The insolvency professional has to decide whether to revive the company or to liquidate the company. Insolvency professional decide करेगा कि हमें कंपनी को revive करना है या हमें कंपनी को liquidate करना है. If they decide to revive, they will have to find someone willing to buy the firm. Revive करना चाहती है तो किसी को आप मार्केट में ढूंढो जो कि कंपनी को खरीदना चाहता है. They choose the party with the best resolution process plan that is acceptable to the majority of the creditor. जो भी majority of the creditor decide करेगी वही final decision होगा. 50% of the present and voting in the committee of creditor. The whole process should be completed in 330 days. Otherwise the company is liquidated. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया insolvency and bankruptcy code के बारे में. So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye-bye.